नंबर 12 एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो लेक्चर नंबर 12 में हम एक्टिव पैसिव को कंप्लीट कर देंगे कॉन्सेप्ट से लेके एग्जाम्पल तक। ठीक है, तो हमारे इम्पैरेटिव सेंटेंसेस रह गए थे, तो एक्टिव पैसिव ऑफ इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को हम करेंगे, जिसमें से हमने एक आइडेंटिफिकेशन कर ली थी लेक्चर नंबर 11 में, कर ली थी ना। तो चलिए ये था, इस पे पूरे 10 लेक्चर्स हुए, लेक्चर 10 तक ये था, 11 और 12 मैंने इम्पैरेटिव पर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर किसे 12 को। अब सबसे पहले हमने देखा था कि अगर इम्पैरेटिव सेंटेंस है, इम्पैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इम्पैरेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमने 4 आइडेंटिफिकेशन देखी थी। ठीक है, क्या देखी थी? आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन पहला हमने यहां पर देखा था कि या तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच कहां से आ गया बीच में, हाँ, तो सबसे पहले अगर जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। इस पर हमने कर लिया था, इस पे हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, लेट। ठीक है, आगे हमारे को क्या लगाना था बेटा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस बी प्लस हमारा क्या होगा? अन्य जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी, यहाँ पर हमारे को ये चीज लगानी थी, तो आगे हम करते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लगाते थे, और अगर ये कोई लिविंग बीइंग है तो ऐड करके हम बाकी के मतलब कि कोई प्रेपोजिशंस को यूज कर कर आगे अन्य शब्द भी लगा देते थे। ठीक है, ये हमने करा था कि अगर ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बोली थी कि अगर कोई सेंटेंस जो है वो डू या डोंट से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस डू या डोंट से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, तो इस पर चर्चा को हमने आज करना है। थर्ड, अगर कोई सेंटेंस काइंडली या प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। और फोर्थ, अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, मॉरल एडवाइस। ठीक है, ठीक है, अगर आप किसी को मॉरल एडवाइस दे रहे हो, ये 4 आइडेंटिफिकेशन हमको करना है ना। तो चलिए अब इस पर स्टार्ट करते हैं। डू वाला हम कर चुके थे, डोंट वाले में मैंने आपको कहा था कि बेटा इसमें आपको चिंता होगी, लेकिन हम अभी दोनों को ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड लिखिए, व्हेन द sentence start with, when the sentence comma starts with do and don't। आपने do का लिखा था, उसी के नीचे से ही स्टार्ट कर दीजिए लिखना, when the sentence starts with do and don't। तो एग्जाम्पल हम पहला do का कर लेते हैं, एग्जाम्पल हम पहले do का कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। क्या करेंगे? डू में करेंगे। तो हमारे को ये पता है डू एंड डोंट इट इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि इम्पैरेटिव में डॉट आ रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कोई भी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा फॉर्म बनता, तो ये हेल्पिंग वर्ब होता। यहाँ पर डू और डोंट क्या है? ये मेन वर्ब ही है। वाई? क्योंकि आगे फुल स्टॉप है। ठीक है ना। तो मैं जब हमने कहा एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ डू, तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी कराया था, डू इट क्विकली। ठीक है, क्या बोला था? डू इट क्विकली। अगर इसको कहा मैंने कि बेटा यहाँ पर इसको मेन वर्ब को मानिए, तो कैसे हमारा फॉर्मूला होगा इसका? बताइए। सेम एज हमने जो फर्स्ट में किया था कि लेट प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर कोई अन्य शब्द है तो वो आगे लिखते थे हम यहाँ पर ऐसे, और अन्य में भी यहाँ पर पहले टू आता था और अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हम जनरली टू करते थे, प्लस अगर कोई लिविंग बीइंग का ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, है ना, यही तो किया था ना। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे बेटा? हम यहाँ पर लेट लगा देते थे। अब ऑब्जेक्ट क्या है? इट क्विकली। क्या है? इट क्विकली, लेट इट। ठीक है, ये क्या है? इट। ठीक है,
ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। लेट इट बी क्विकली का क्या बोलोगे, लेट इट बी डन क्विकली। अब यहाँ पर हमारा क्या बोलेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो पहले फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा लेट इट बी डन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अदर वर्ड्स अगर टू या लिविंग बीइंग है, अगर कोई अन्य शब्द है, तो मैंने यहाँ पे बोला था अदर वर्ड्स लिख लो, तो यहाँ पर हम इसे को करेंगे क्विकली, तो ये हमारा हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई थी? हाँ जी। अब हमारा डोंट वाला था, चलिए डोंट पे करते हैं, क्योंकि डोंट वाले एग्जाम्पल जनरली एग्जाम में आते हैं, और चाहे कोई भी लेवल हो। अब डोंट का क्या मतलब होता है, डोंट वर्ड उत्पन्न हुआ है डू और नॉट से। किसे, डू और नॉट से, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है, डू या नॉट। तो इट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हमारे को बोल रखा है, जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा कोई वाक्य शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो इसका, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर यहाँ पर कहूँ मैं है डोंट डिस्टर्ब मी, भाई मुझे तुम सब बहुत परेशान कर रहे हो, तो मैं कहा डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। क्या बोला मैंने कि बेटा डिस्टर्ब मत करो मुझे बिल्कुल भी, आई डोंट वांट डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो डोंट डिस्टर्ब मी। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे को, अगर हम उसी फॉर्मूला से यूज करेंगे, ठीक है, उसी फॉर्मूला से यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहली बात, इसके दो फॉर्मूला बनेंगे, ध्यान से देख लेना, ठीक है। पहला, अगर हमने जो ऐसे ये वाला फॉर्मूले को यूज किया था, मतलब कि ये जो दे रखा है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर बस नॉट लगा देंगे, इसके आगे हम नॉट लगा देंगे। तो फॉर्मूला इसका अगर होगा तो हम करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर कोई अन्य शब्द है जैसे कि टू प्लस, अगर हमारा कोई लिविंग बीइंग है, तो हम यहाँ पर अदर वर्ड्स को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, समझे। चलिए अब करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें तो डिस्टर्ब मी, तो डोंट डिस्टर्ब मी, ये मेन वर्ब का क्या है, यहाँ से ये डोंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब डिस्टर्ब परेशान करना, परेशान करना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सॉरी यहाँ पर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी डू या डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम मेन वर्ब नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और डोंट हमारा और एक और वर्ब है जो लिंक कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर जब आपने यहाँ लिखा कि लेट, पहले तो हमने यहाँ पर लेट लिख दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मी, अल्टीमेटली ये हमारा नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं, नहीं है ना, तो इसे छोड़ दो ना। तो यहाँ पर लेट लगाया, आगे हमने ऐड कर दिया, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी को। और यहाँ पर एक चीज आपको पहली बारी बताई थी, क्या बताया था कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इट विल रिमेन ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस, इन ऑब्जेक्टिव केस, आई नो ऑब्जेक्टिव केस, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, क्या, ये हमेशा ऑब्जेक्ट है। तो मी को यहाँ पर आई नहीं बनाना है जैसे हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मी का हमको आई नहीं बनाना है, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे मी, लेट मी, उसके बाद नॉट बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिस्टर्ब का डिस्टर्ब, हमारा खत्म हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, डोंट को नॉट और बी को ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर हमारा टोटल कैसे बना, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। बेटा यहाँ पर जो डोंट का काम है ना, यहाँ जो डोंट का काम है वो नॉट को दर्शा रहा है कि हमारे को नॉट को लगाना है। मैम डू का डन क्यों नहीं, अगर आप यहाँ पर बोलो लेट मी नॉट बी डन, नहीं तो डिस्टर्ब कहाँ गया, डोंट डिस्टर्ब मी, तो इट इज अ काइंड कि हमें बताया जा रहा है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 को और करते हैं, जल्दी लिख लीजिए इसे तो आपको और समझ में आएगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, भूलिएगा मत ये इंपैरेटिव चल रहे हैं हमारे।
एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, लिखिए, डोंट टेल हिम द आंसर, डोंट टेल हिम द आंसर। इस पे मजा आएगा। क्यों? यहाँ पर लिविंग भी है, यहाँ पर नॉन लिविंग भी है। अब भाई हमारे ये जो अदर वर्ड्स वाले आते हैं ना, हम जब 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 हमारे को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों दे रखा हो, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, तब हमारे अदर वर्ड्स का काम आता है। चलिए, तो सबसे पहले आप अदर वर्ड्स, इसके सबसे पहले किसे मानोगे? मैम पहले ऑब्जेक्ट हम इसे मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो, पहला हम इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे और इसको हम अदर वर्ड्स मानेंगे। मैंने कहा ओके, जैसा आपने कहा मैं तो कर दूंगी सॉल्व, आपने कहा करके दिखाओ, मैं कहा ठीक है जी। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस हो गया, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, जो करना है मैम करो। ओके, मैंने कहा लेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हिम, लेट हिम, डोंट दे रखा है, नॉट बी, ओके, लेट हिम नॉट बी टोल्ड, ओके, द आंसर, लेट हिम नॉट टोल्ड द आंसर। आपने कहा वेरी गुड। अब आपने कहा सेकंड सिनेरियो में कौन सा? इसे अदर वर्ड समझो और इसे ऑब्जेक्ट मानो। मैंने कहा भाई साहब बड़े तेज हो रहे हो तुम। मैंने कहा हाँ हो रहे हैं। मैं कहा ठीक है मैं कर देती हूँ पैसिव वॉइस। मैंने कहा लेट, ओके, द आंसर, लेट द आंसर, सॉरी द नहीं है, अ आएगा तो दी साउंड करेगा। लेट द आंसर, ओके, नॉट बी टोल्ड, वेरी गुड मैम, टू हिम। यहां पर हमारा टू वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड हिम, लेट हिम आंसर नॉट बी टोल्ड टू हिम, ठीक है। तो हम हमेशा अदर वर्ड्स में क्या करते थे? टू प्लस लिविंग बींग, यही तो करते थे ना बच्चा, यही तो करते थे। हाँ, तो यहाँ पर हमारा आ गया लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड टू हिम। एक और एग्जाम्पल हमारा होगा, ये होगा हमारा भाव अनुसार। ये मैं करा देती हूँ, आपको नहीं समझ में। भाव अनुसार, डोंट टेल हिम द आंसर। अब आपको इसका भाव क्या दिख रहा है? भाव क्या दिख रहा है? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेट वाला ही फॉर्म लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल को दे रहे हैं तो आप जनरली भाव अनुसार वाला लिखते हो। स्कूल में भी जनरली यही पढ़ाया जाता है, बट प्लीज लेट वाले पे ही फोकस करना। भाव अनुसार मतलब आपको क्या सेंस मिल रही है? डोंट टेल हिम द आंसर, मैंने आपको कहा तो आप कहोगे मैम हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने ऑर्डर दिया। तो अगर मैंने ऑर्डर दिया है तो मैं क्या बोलूंगी? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेल द आंसर। क्या बोलोगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेल हिम द आंसर, ठीक है। जब हमारे को ऑर्डर हुआ, ये हुआ, उसके बाद हमने क्या लगाना है? टू टेल हिम द आंसर, नॉट टू टेल हिम द आंसर। हम क्या करते थे? यहां से यहां तक हम भाव अनुसार लिखते थे, ठीक है। यहां से यहां तक हम भाव के अनुसार लिखते थे, प्लस हमारा टू, प्लस उसके बाद हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पूरा वाक्य स्टार्ट होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो। जैसे कि हमने भाव लिखा, भाव अगर हमारा ऑर्डर्ड है, ये है, तो यू आर ऑर्डर्ड। फिर उसके बाद हमारा अगर नेगेटिव है तो नॉट टू लगा दो, फिर मेन वर्ब से पूरा वाक्य शुरू कर दो। इसका एक और सेंस भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर्ड और नॉट को नहीं लिखना तो एक सिंपल सा शब्द है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर फॉरबिडन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर फॉरबिडन लिख दिया ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर फॉरबिडन लिख दिया, फॉरबिडन इटसेल्फ मतलब नॉट, तो आपको क्या करना है? सिंपली टू को लगाना है, टू टेल हिम द आंसर, ठीक है। यू आर फॉरबिडन, उसके बाद यहां से अगर आपने यहां तक लिखा, उसके बाद टू टेल हिम द आंसर,
तो यहाँ पे फॉरबिडन इटसेल्फ मतलब क्या है, नॉट का, ठीक है। तो या तो आप ये कर लीजिए ऑर्डर नॉट टू टेल, नॉट टू, या आप डोंट को यूज कर सकते हैं फॉरबिडन के रूप में और सिंपली टू के बाद पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, ठीक है। तो टू इज अ कनेक्टिव वर्ड हियर, इसे क्या कहते हैं हम, कनेक्टिव वर्ड। ओके, समझ में आया आपको ये चीज? चलिए फटाफट से इसे लिख लीजिए, मैं साइड में हो गई, जल्दी जल्दी से लिखो। चलिए अब हमारा क्या करेंगे, हम इसमें और अन्य भागों को देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, और अन्य भागों को देखते हैं। एग्जाम्पल और लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3, डोंट लिखिए, डोंट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, अपने साथ साथ लिखिए, मैं क्वेश्चंस दे रही हूं। डू नॉट या डोंट इंसल्ट द बेगर, मतलब भिखारी की बेइज्जती ना करो, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर डोंट लिख रखा है, आपको क्वेश्चन में डू नॉट भी दे रखा हो सकता है। तो चलिए फटाफट से इसे करिए, मैं आपके साथ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, अदर्स हमारा ये हो गया। तो एग्जाम्पल अगर मैं पैसिव वॉइस में करूंगी तो हम लिखेंगे लेट अदर्स बी, अरे डोंट है, लेट अदर बी, लेट अदर्स नॉट बी abused, ठीक है, लेट अदर नॉट बी abused। अगर मैं इसे भाव अनुसार करती हूं, अगर मैं इसे भाव अनुसार करती हूं, यू आर ऑर्डर्ड not to abuse others। अगर मेरे को not to को forbidden का रूप धारण करना है तो मैं यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये कह सकती हूँ, you are forbidden to abuse others, ठीक है। ये 3 टर्म्स में पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन रिकमेंडेड क्या है, ये वाला, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। पैसिव वॉइस, इसको कैसे चेंज करेंगे, डोंट इंसल्ट द बेगर, लेट, यहाँ पर द बेगर है, लेट द बेगर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द बेगर नॉट बी इंसल्टेड। और बेटा भाव अनुसार आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, या यू आर एडवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये लग रहा है डोंट इंसल्ट द बेगर, आप किसी को ऑर्डर भी दे सकते हो, एडवाइस भी कर सकते हो, जो आपका भाव लगे, या आप एज पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। तो हम ऑर्डर ही लिखते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, या तो नॉट टू लिख दूं या फॉरबिडन लिख दूं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, उसके बाद पूरा लिख दो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है, इंसल्ट द बेगर। अगर हमारे को फॉरबिडन वाला पॉइंट को लेना है तो हम क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, उसके बाद टू के बाद सारा लिख देंगे, टू इंसल्ट द बेगर। फॉरबिडन इटसेल्फ मतलब कि नहीं करना, तो बार बार नॉट नॉट क्यों लिखोगे, लिख लिया। चलिए अब ये कर लिया है हमने, तो अब हम क्या करेंगे, प्लीज और काइंडली वाले, ठीक है। चलिए लिखते हैं, हमारा थर्ड क्या है, देखिए थर्ड आइडेंटिफिकेशन है, अगर प्लीज या काइंडली अगर आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है, मान के चलना है कि वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इससे भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को मानेंगे। चलिए करते हैं थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब लिखिए,
थर्ड, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है। तो इसका रूल क्या है, पहले रूल लिख लो, बेसिक रूल, ठीक है। रूल लिखिए, यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड, लिखो, ये रूल है इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बेसिक रूल है। इसमें जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, बट ये हमारा क्या है, बेसिक रूल, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। EX मतलब एग्जाम्पल होता है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म। कई बच्चे पूछते हैं MV मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। लिखिए, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, ठीक है, प्लीज हेल्प द पुअर। तो पहली बात, अगर आपको यहाँ पर भाव देखना है, ठीक है, भाव अनुसार, पहला पॉइंट तो हमेशा भाव अनुसार होगा, ठीक है। प्लीज हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर आपको भाव क्या लिख रहा है, आप किसी को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट, मतलब कि आप किसी से विनती कर रहे हो, है ना, प्लीज आ गया। तो जब आपको भाव अनुसार हुआ, भाव अनुसार हुआ, तो सबसे पहले भाव अनुसार का फॉर्मूला आपको पता है ना, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। या अगर आपने यहाँ पर लिखा है कि भाई ऑर्डर, तो आप ये लिख लेते हो, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद टू लगाते हैं हम बीच में कनेक्टिव वर्ड, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम पूरा सेंटेंस लिखना शुरू कर देते हैं। ये होता है हमारा भाव अनुसार, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। ये हमारा भाव अनुसार हो गया। ये हमारा आगे हो गया ये पैसिव वॉइस में। अब ये हमारा पैसिव वॉइस फॉर्मूला वाइज हो गया, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो जब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने क्या बोला, द पुअर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, हमने ये इक्वेशन को फिल करना है, ये हमारा रूल है। क्यों है, क्योंकि रूल है, ठीक है। या तो भाव अनुसार लिखे, लेकिन जनरली आपको फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। ये भाव अनुसार लिखोगे गलत नहीं बोलेंगी टीचर, लेकिन अगर आपको MCQ के फॉर्मेट में क्वेश्चन आया और आपको यही वाले 4 ऑप्शन दे रखे हो, तो आप कहोगे मैम ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमारा गलत हो गया। तो दोनों टर्म्स को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको डीप में ग्रामर को समझना है, तो है ना। तो द पुअर, उसके बाद आगे क्या लगाऊंगी, शुड, द पुअर शुड, ठीक है। उसके बाद बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। तो ये हमारा एक ये भाव अनुसार बन गया, द पुअर शुड बी हेल्प। समझ में आया कैसे आया ये बेटा जी, ये कैसे आया, अगर ध्यान से देखना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा शुड हो गया, ये हमारा एज पर बी हो गया, और ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प। तो ऐसे करके हमने तोड़ तोड़ के समझ लिया, तो हमारे को 2 प्रकार के पता चल गए। क्लियर। अब लिखिए, लिख लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलेंगे बस। ओके, लिखिए, प्लीज हेल्प द नीडी, प्लीज हेल्प द नीडी। साथ साथ लिखिए बेटा, टॉपिक ऐसा है अगर आप साथ साथ नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्लीज हेल्प द नीडी। अब बताइए कैसे करेंगे इसको, मैं बताऊंगी। मैं नहीं मैम हमें आता है, मैंने कहा ठीक है मैं फॉर्मूला लिख दूं तब तक, आपने कहा चलो लिख दो फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट आता है, फिर साथ में शुड आता है, फिर साथ में बी आता है, फिर साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो फॉर्मूला से देखकर करें, ठीक है। लेकिन मैम हमें पहले भाव अनुसार लिखना है, मैंने कहा पहले ये वाला कर दो, मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया, तो आपने कहा ठीक है जी।
ऑब्जेक्ट क्या है? द नीडी। ऑब्जेक्ट क्या है? द नीडी। ठीक है, अब देखो द नीडी, नीडी इटसेल्फ मतलब क्या है? नीडी पीपल। ठीक है, ये आपको दर्शा रहा है नीडी मतलब नीडी पीपल। द नीडी शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, द नीडी शुड बी हेल्प्ड। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है तो मैं यहाँ पर लिख दूं क्या? पीपल। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपको मैं यहाँ पर पीपल लिख देती हूँ, फिर आप बच्चों को कंफ्यूजन नहीं आएगी। लो जी, प्लीज हेल्प द नीडी पीपल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया द नीडी पीपल। अब समझ में आया? द नीडी इटसेल्फ वाज शोइंग कि भाई ये लोगों की बात कर रहा है, ये जानवरों की बात कर रहा है, लिविंग बीइंग है कोई, बस हमारे को ये था। अब भाव अनुसार अगर आप करूं, सेंस वाइज, भाव अनुसार को हम कैसे बोलते हैं? सेंस वाइज। ठीक है, सेंस, एज पर सेंस। तो हम बोलते हैं यहाँ पर प्लीज से आके ही हमें पता चला रिक्वेस्ट का फॉर्म धारण किया गया है ना? तो अगर रिक्वेस्ट है तो हम क्या बोलेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, अगर मैम यहाँ पर नॉट आया होता तो प्लीज नॉट हेल्प द पुअर, तो आप बस यहाँ पर लिख देते यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हेल्प द पुअर, है ना? यू आर रिक्वेस्टेड टू, कनेक्टिव वर्ड, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हमारे को पूरा सेंटेंस लिखना है, टू हेल्प द नीडी पीपल, टू हेल्प द नीडी पीपल। समझ गए? ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस और ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। ओके, इसे हम ऐसे करते हैं। क्लियर? फटाफट से इसको भी लिख लीजिए। होप आपने लिख लिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे? आगे का करते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। इसका एक और चीज थी बेटा, देखिए मॉरल एडवाइस मैंने फोर्थ में, ये इसी का पार्ट था। ठीक है, काइंडली, और इसका एक फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको पिछली बार लिखवाया था कि लेट या लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स या लेट से। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये मॉरल एडवाइस इसी का था, तो मैंने फोर्थ पॉइंट में लिख दिया। अगर आपको चाहते हो तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपको बेटर लगेगा। ओके, अब चलिए और करते हैं। हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए। ओके, 2 एग्जाम्पल करें, 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, प्लीज क्लीन द रूम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लीजिए, प्लीज क्लीन द रूम। ओके, प्लीज टेल मी द आंसर, प्लीज टेल मी द आंसर। अब आपको मैं यहाँ पर रूल लिखवा चुकी हूँ, तो अब बस अब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी इनको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे पैसिव वॉइस में, फॉर्मूला वाइज। एफ फॉर फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो लो जी, एफ फॉर फॉर्मूला, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, हम लिखेंगे क्लीन द रूम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो द रूम शुड बी क्लीन। ठीक है, भाव अनुसार अगर हमारे को करना है, भाव मतलब सेंस के अनुसार, तो हम यहाँ पर सेंस के अनुसार क्या लिखेंगे बताइए? सेंस के अनुसार हम लिखेंगे यू आर, लेट मी यूज अनदर पेन, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन द रूम, टू क्लीन द, ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन द रूम। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज टेल मी द आंसर, प्लीज टेल मी द आंसर। तो यहाँ पर अगर हम पैसिव वॉइस करेंगे फॉर्मूला वाइज, तो कैसे करेंगे? प्लीज टेल मी द आंसर, ये ऑब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आप ऑब्जेक्ट इसे ढूंढ लीजिए, इसे अदर वर्ड्स लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर
मी, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बताइए। अब यहाँ पर जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल बी इन अ सब्जेक्टिव केस, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में, क्या बोल रही हूँ मैं, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर हम जो कर रहे थे ना, देखिए प्लीज या काइंडली में, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, पहले आ रहा है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल बी इन द सब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है। प्लीज या काइंडली में, बाकी किसी में नहीं। जो दो ऑप्शन हमने करे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो स्टार्ट हो रहा है, या डू या डोंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, हमने कहा था ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द ऑब्जेक्टिव केस ओनली बिकॉज लेट वाज देयर इन फ्रंट, लेकिन यहाँ पर लेट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मी को हम लगाएंगे आई को आई शुड बी, उसके बाद क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई शुड बी टोल्ड द आंसर, ठीक है, ये पहला सिनेरियो था। दूसरा अगर ये हमने क्या करा, इसे हमने अदर वर्ड माना और इसे हमने ऑब्जेक्ट माना, मतलब कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना, और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अल्टीमेटली, तो हमने क्या करा, इससे कर लिया, ठीक है, हमने दूसरा सिनेरियो माना, तो हमने कहा फॉर्मूला वाइज देखो, द आंसर, ठीक है, उसके बाद शुड बी टोल्ड। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग में लिखते हैं तो हम टू अदर वर्ड्स का यूज करते हैं, तो टू और मी, तो इसमें भी यही है बेटा, अगर आप ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस हमारा टू प्लस हमारा लिविंग बीइंग, प्लस हमारा लिविंग बीइंग। अब ये भाव अनुसार हो सकता है मैम, क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा लो भाव अनुसार भी लिख देते हैं आपके आगे। अब भाव अनुसार कैसे लिखेंगे, प्लीज का यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, प्लीज में हमारा यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, प्लीज यार एक काम कर देना, तो प्लीज में आप यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइस दोनों लिख सकते हैं, तो दैट इज वाई मैंने एडवाइस को साथ में ही लिख दिया था, ठीक है। तो जब भी आपको प्लीज दे रखा हो आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखते हो जनरली, ठीक है, आप जनरली रिक्वेस्टेड लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी द आंसर, टू टेल me the, you are requested to tell me the answer। क्लियर हो गया ये वाला, फटाफट से इसको लिख लीजिए, लिख लिया आपने, चलिए अब हम करेंगे यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट को, ठीक है, जो हमारा लास्ट है एक्टिव पैसिव का। हमने यहाँ पर कहा जो लेट या लेट से स्टार्ट हो रहा है, मैम एडवाइस बेटा जनरली काइंडली और प्लीज में एडवाइस का ही फॉर्म आ जाता है, ठीक है, तो काइंडली और इसको अब हम फोर्थ पे करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, देखिए एक एग्जाम्पल और लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 लिख लीजिए, फिर मैं लेट वाला समझाती हूँ आपको, ठीक है। मैंने कहा ओबे द रूल्स ऑन द रोड, ठीक है, अब ओबे करना है, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, तो आप इसको फॉर्मूले वाइज कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला वाइज आप क्या लगाओगे, इसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्या लगाओगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर कोई लिविंग बीइंग है तो टू प्लस लिविंग बीइंग, मतलब कि हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी आईडी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो ये फॉर्मूला लगाते हो। अब हमने यहाँ पर क्या लगाया, लेट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, लेट द रूल्स ऑन द रोड। अब आप बोलोगे
कि लेट द रूल्स ऑन द, ये पूरा ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो, ठीक है, लेट द रूल्स ऑन द रोड बी ओबेड, ये लगाओगे, ठीक है। या अब लेट द रूल्स ऑन द रोड, अगर आपको यहाँ पे सेंस वाइज करना है तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपको एडवाइस दे रहे हैं, मैं सलाह ही दूंगी ना कि रूल्स को और रेगुलेशंस को सबको माना करो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यू आर एडवाइज्ड, यहाँ पर एडवाइस आया, यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स ऑन द, ठीक है। तो ये इस चीज पे ऐसे एडवाइस वाला बन सकता है। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो लेट अस या लेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है हमारा एक्टिव पैसिव का, इसके बाद हमारा एक्टिव पैसिव समाप्त, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, let us help the poor, let us help the poor, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखोगे ये ध्यान से देख लीजिए। जब लेटर्स होता है तो इसका मतलब होता है कि हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सजेस्ट करें, मतलब यहाँ पर जो है ये प्रस्ताव है, क्या है, हम किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। तो पहली बात तो हम फॉर्मूला वाइज कर सकते हैं, इसे फॉर्मूला वाइज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पहला तो इसका फॉर्मूला सेम ऐसे कैसा है, अगर लिविंग बिंग है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट आप अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वाइज है तो लेटर्स को हम चेंज किसमें करेंगे, लेट में, ठीक है, लेटर्स को हम चेंज करेंगे लेट में, तो हम लिखते हैं लेट, ऑब्जेक्ट क्या है ये, ठीक है, लेट द पुअर बी हेल्प, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद अगर आपको भाव अनुसार करना है, ठीक है, अगर आपको भाव अनुसार करना है तो भाव अनुसार करना है तो यहाँ पर हम सजेस्ट कर रहे हैं जनरली, तो हम भाव अनुसार बोलते हैं यू आर सजेस्टेड, लेट में हमेशा सजेस्ट आएगा, तभी मैंने वर्ड्स को अलग रखा है, यू आर सजेस्टेड, ठीक है, क्या लिखेंगे, यू आर सजेस्टेड, उसके बाद टू लगाना है एज पर रूल, ठीक है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड सजेस्टेड टू हेल्प द, ठीक है। सेम भाव अनुसार में तो यही है कि भाव लगाया, टू लगाया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पूरा सेंटेंस हमने लिख दिया, ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने पूरा सेंटेंस लिख दिया। आगे लिखे, देखिए इसमें सेकंड, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स। अब आप में नॉट भी आया तो क्या करोगे, देखो अगर आप फॉर्मूला वाइज लिखते हो तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी, यहाँ पर क्या करोगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड, या आपको भाव अनुसार लिखना है तो यहाँ पर लेट का जैसे आया हमारे को पता चल गया ये हमारा सजेस्ट है, ये हमारा सजेस्ट है। तो ये एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखिए, देखिए हमने यहाँ पर लेट लगाया, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर्स है ना, अदर्स है, तो हमने यहाँ पर लगाया लेट अदर्स, वेरी गुड, नॉट बी, उसके बाद डिस्टर्ब का क्या लगाएंगे, डिस्टर्ब का क्या लगाएंगे, डिस्टर्ब लगा देंगे, क्लियर। अगर आप ऐसे वॉइस में करते हो और भाव अनुसार कर रहे हो, अगर आप भाव अनुसार कर रहे हो तो कैसे करोगे, बताइए बेटा, भाव अनुसार हम करते हैं तो हम लिखेंगे यू आर
वेरी गुड, आपको आता है। यू आर सजेस्टेड, ठीक है, यहाँ पर लगाया। उसके बाद अगर कनेक्टिव वर्ड नॉट दे रखा है, नॉट, ठीक है, उसके बाद टू, हमारा ऐसे आता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बाकी का अन्य वाक्य डिस्टर्ब अदर्स। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अगर यहाँ पर नॉट टू का हमने ये भी करा था, फॉरबिडन यूज कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर ना भाव में सजेस्टेड है, यू आर सजेस्टेड, यू आर फॉरबिडन नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स। अगर आप ये भी लिखते हो गलत नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब अदर्स। तो यहाँ पर ना हमारे को ये लगेगा कि ये ना हमारा क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, तो इसलिए आप इसी पर जाइए, गलत नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, लेट वाला है, तो लेट वाले में ये ठीक है, ये गलत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड वाले में हम यही चीज को यूज कर रहे थे, तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्टिव पैसिव, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे टर्म्स जो आज हमने करे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको एक्टिव पैसिव बहुत अच्छी तरह से मैं समझा पाई हूँ। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। बट एक और चीज लास्ट में, कि अगर यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, ध्यान से देखना, देखो, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार टेंसेस के मैंने आपको एक्टिव पैसिव नहीं कराए हैं। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकते। आप बोलोगे क्यों नहीं हो सकते हैं? देखिए, इसका रूल क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि कोई कार्य निरंतर किसी समय से चल रहा है। तो ये जनरली हम जो यूज करते हैं सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, इन दोनों में ही, है ना। सिंस या फॉर, इसमें भी सिंस या फॉर का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम जनरली बोलते भी पैसिव लैंग्वेज में हैं, ठीक है। इसका कोई रूल आप निकाल ही नहीं सकते हो। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम निरंतर किसी समय से कर रहे हैं, तो उससे हम नहीं कर सकते लॉजिकली भी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर का हमें खुद ही नहीं पता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों टेंसेस के मैंने आपको कहा कि एक्टिव पैसिव नहीं होते। अब करके देखिए, होगा ही नहीं, क्योंकि ये कार्य निश्चित रूप से चाहे प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में है, वो निश्चित रूप से किसी समय से चल रहा है। तो इसे हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम ये जनरली भी पैसिव लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब कि कर्म वाच्य में बोलते हैं अगर हम बोलते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए इसका एक्टिव पैसिव नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा एक्टिव पैसिव 12 लेक्चर लगे, बट आशा करती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट को डिटेल में मैं पढ़ा पाई हूँ। चलिए अब क्वेश्चन खेलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आई डू नॉट ड्राइव दिस कार। Question number 2. He does speak English at home. He does speak English at home. तो होप आपने कर लिया है। चलिए, I do not drive this car. The car is not driven by me. ठीक है, तो आगे हम करते हैं। He does speak English at home. पहली बात देखिए, यहाँ पर जब भी हम अफर्मेटिव वाक्य करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। ही स्पीक इंग्लिश एट होम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दे रखा था, अदरवाइज इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज गिवन टू कंफ्यूज यू, ठीक है। तो इंग्लिश इज स्पोकन एट होम बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस कंफ्यूजन दे रखी थी। अगर आप कहते हो कि मैम ये तो क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। अदरवाइज अफर्मेटिव वाक्य में कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। तो आपने कहा ये तो गलत है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर पैसिव में पूछना चाहते हो तो भाई ये ठीक है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो आज हमने पैसिव वॉइस ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट